मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स में पढ़ा कि डीएनए किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल है, एज वेल एज हमने देखा रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए रेप्लिकेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और देखा उसमें कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या उसका बेसिक पर्पज होता है, किस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव का जो मोड है, किस तरीके से लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट है। ये सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग में रेप्लिकेशंस को लेकर के। ये पूरा का पूरा फोकस होगा कि किस तरीके से बैक्टीरियल सेल्स में मीन्स इस सेरिचिया कोलाई मीन्स ई कोलाई में किस तरीके से डीएनए एप्लीकेशंस की प्रोसेस हो रही है। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए जो क्लासेस पिछले में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे प्रोकैरियोटिक के केस में डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर के। सो प्रोकैरियोटिक के केस में डीएनए रेप्लिकेशंस की बात अगर हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली बैक्टीरियल सेल्स का जो जीनोम है वो कैसा है, राइट। तो जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका जीनोम कैसा होता है, दैट इज द सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर डीएनए होने की वजह से यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसका क्या मोड होगा, किस तरीके से होता है, कहाँ पे होता है और कौन कौन से मॉलिक्यूल आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कुछ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये सर्कुलर जो डीएनए है इसको थोड़ा यहाँ पे हम लोग बड़ा कर लेते हैं। लाइक सपोज कीजिए कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्या है, डीएनए है बैक्टीरिया का, राइट। सो जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे बैक्टीरियल सेल्स में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पाई जाती है, जहाँ पे रेप्लिकेशंस की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है, और उस साइट को आप बेसिकली ओराई सी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के नाम से जानते हैं। द इंटायर जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन अ सिंगल ओराई साइट, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। सो ये डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस को स्टार्ट होने में ओराई साइट का मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है कि किस तरीके से रेप्लिकेशंस की प्रोसेस चलेगी। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा टाइम टेकन और सबसे ज़्यादा क्रूशियल डिटर्मिनेंट जो स्टेप है वो बेसिकली रेप्लिकेशंस का इनिशिएशन का स्टेप मीन्स इनिशिएट होना, और इनिशिएशंस की प्रोसेस में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का बहुत ही बड़ा क्या है, रोल है। बैक्टीरिया के केस में अगर हम लोग देखें तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस में कुछ कंजर सीक्वेंसेस होते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है कि 80 जो सीक्वेंसेस होते हैं उन सीक्वेंसेस पे ये फेवर किया जाता है, दैट इज़ कि यहीं से रेप्लिकेशंस क्या होगा, स्टार्ट होगा, राइट। और जहाँ कहीं पे भी 80 सीक्वेंसेस होंगी उस 80 सीक्वेंसेस पे क्या होगा, मेल्टिंग होगा, वहाँ पे आपका बबल्स का फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे, मूवमेंट होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि बैक्टीरिया में इस तरीके से भी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है। तो एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा ये जो स्ट्रैंड है ये रेप्लिकेट कर जाएगा, मतलब इसकी कॉपी बन जाएगी, और ये एक कॉपी को क्या होगा, दूसरे कॉपी में से कन्वर्ट हो जाता है। लाइक इस तरीके से क्या होगा, एक सेकंड कॉपी क्या होती है, जनरेट हो जाती है। क्या ये जो फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये फिगर बनाना और यहाँ पे दूसरा फिगर मान लीजिए मैं इस तरीके से आपको बनाऊँ कि एक ये बैक्टीरियल सेल्स था, डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस हुई और इसके साथ में दूसरा वाला कॉपी क्या हो गया, यहाँ पे बन गया। अगर इन दोनों फिगर में से मैं अगर पूछूं कि कौन सा फिगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है प्रोकैरियोटिक के केस में डीएनए रेप्लिकेशंस को, तो आप में से आप लोग क्या बताएंगे। ये फिगर मान लीजिए आपका ए है, ये फिगर मान लीजिए आपका बी है। यहाँ पे ये भी आपका डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, और ये भी है। सो ये जो फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस फिगर से क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि हाँ ये वाला फिगर आपको सही रिप्रेजेंटेशन है रेप्लिकेशन की प्रोसेस का, या ये वाला फिगर कैसा स्टेट रहेगा, कंडीशन रहेगा जब एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक नया कॉपी बन जाएगा। ये मान लीजिए अगर आपका ये पेरेंटल है तो इससे क्या बनेगा, आपका ये न्यू बन जाएगा। तो ये जो न्यू बनेगा पूरी तरीके से सेपरेट होगा या उसमें इस तरीके से लिंक्ड होगा, क्या रहेगा, कौन सा फिगर सही रिप्रेजेंटेशन करता है डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस को इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, बताइए। सर बी सर वाला। बी वाला। बी वाला मतलब कि जो डीएनए रेप्लिकेट होगा वो उसी में इस तरीके से लिंक्ड रहेगा, इससे सेपरेट नहीं रहेगा, राइट। यस सर। पक्का। यस सर। चलिए, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है और ये विजुअलाइजेशन है तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा साइन है ये, और आप सभी लोगों के आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्लास ऑफ एंजाइम आता है जिसका नाम है दैट इज टोपो आइसोमरेज।
इस एंजाइम के बारे में हम लोगों ने अब तक डिस्कस नहीं किया था और ना ही इसके फंक्शंस के बारे में समझा था। ये टोपो आइसोमरेज का काम यही होता है कि जो न्यूली डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है वो इस तरीके से पेरेंटल डीएनए के साथ में क्या होती है, लिंक्ड होती है। जब तक यहाँ पे डीएनए का ब्रेकेज नहीं होगा तब तक ये डीएनए की स्ट्रैंड क्या होगी, यहाँ से निकल कर सेपरेट नहीं हो पाती है। सो विदाउट ब्रेकेज सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स से जो नया सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बना उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस डीएनए को यहाँ से ब्रेक करके मतलब इसको सेपरेट करने के लिए एक दूसरा क्लास ऑफ एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपो आइसोमरेज। इस नाम को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके बारे में डिस्कस हम लोग तब करेंगे जब ये पूरा आप रेप्लिकेशंस की प्रोसेस को क्या करेंगे, फिनिश कर लेंगे। सो टोपो आइसोमरेज के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था अभी तक, तो इसके मैकेनिज्म को लेकर के, इसके फंक्शन को लेकर के और इसके रोल को लेकर के पढ़ेंगे। दूसरा एक टर्म यहाँ पर आता है दैट इज सुपर कॉइलिंग का। ये भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है। ये अपने आप में एक टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सर्कुलर डीएनए है इस तरीके से बैक्टीरियल सेल्स का, और अगर इसकी सुपर कॉइलिंग होती है तो आपको बैक्टीरियल सेल्स कुछ इस तरीके से, मतलब डीएनए जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देना शुरू कर जाए, कॉइलिंग के ऊपर कॉइलिंग इस तरीके से, तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द सुपर कॉइलिंग, या इसको कॉइलिंग बोल सकते हैं। इसका और ज़्यादा क्या हो जाए, फोल्डिंग हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाई देना शुरू कर जाए, लाइक दैट, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द सुपर कॉइलिंग। तो कॉइलिंग का मतलब बैक्टीरियल सेल्स का अपने आप को कॉम्पैक्ट करना। सुपर कॉइलिंग का मतलब सुपर कॉम्पैक्ट करना, मतलब मिनिमम से मिनिमम एरिया में मैक्सिमम से मैक्सिमम डीएनए की जो लेंथ होगी उसको क्या करना, अरेंज करने की प्रोसेस को आप सुपर कॉइलिंग के नाम से जानते हैं। ये सुपर जो कॉइलिंग होती है उसको दो सेंस में यूज़ किया जाता है, एक होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और दूसरा होता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। सवाल बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछ दिया जाता है कि नॉर्मली जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें डीएनए जो पाया जाता है उस डीएनए का नेचुरल स्टेट क्या होगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगा। तो आप उसको ध्यान में रखिए कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होती है, बेसिकली पाई जाती है डीएनए में, और ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग सपोर्ट करता है, फेवर करता है जीन के एक्सप्रेशंस को लेकर के, डीएनए रेप्लिकेशंस को लेकर के, या डीएनए के रिपेयर को लेकर के। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का पाया जाना बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है और ना ही वो सेल्स के लिए क्या है, बेहतर होता है। सो हमारा डीएनए मीन्स यूकैरियोटिक का डीएनए हो या फिर प्रोकैरियोटिक का डीएनए हो, हमेशा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की फॉर्म में क्या होता है, पाया जाता है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपको पता है डबल हेलिकल मॉडल में आपने पढ़ा कि वन टर्न में नंबर ऑफ जो बेसिस हैं उनकी संख्या कितनी, दैट इज मान लीजिए पर हेलिस्टर में 10.5 है। तो जब ये बेस पेयर की संख्या मतलब कि क्या कर दिया जाए और कंडेंस कर दिया जाए, मतलब कि अंडर बाइंडिंग हो, तो उस केस में जो सुपर क्वाइलिंग होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब अभी जो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है या बेस पेयर के बीच का जो गैप है वो और आपको मिनिमाइज के फॉर्म में दिखाई दे, उस केस में मतलब डीएनए आपका और कॉम्पैक्टली पैक्ड दिखाई दे, तो उसे आप बोलते हैं दैट इज द नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। जितना ज़्यादा हाईली नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग होगी उतना ज़्यादा डीएनए कम से कम एरिया में क्या करेगा, अपने आप को कॉम्पैक्ट पैक करेगा। सो दैट इज़ वाई चूंकि ज़रूरत होती है सेल्स में डीएनए को मिनिमम से मिनिमम एरिया में क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए। सो दैट्स वाई डीएनए जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली सुपर क्वाइल्ड क्या है, पाया जाता है। पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग का मतलब होता है लूज बॉन्डिंग, मतलब कि वहाँ पे जो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मैक्स मतलब ज़्यादा एरिया कवर करे, कम डीएनए की लेंथ आए, उस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ओवर बाइंडिंग। सो जब अंडर बाइंडिंग हो तो वहाँ पे आप बोलते हैं नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, और ओवर बाइंडिंग हो तो उसे आप बोलते हैं दैट इज द पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग फेवरेबल नहीं है, बिकॉज टारगेट ये होता है कि जैसे अगर आप यूकैरियोटिक की आप बात करेंगे तो छोटा सा ही आपका क्या है, सेल है, और उसी छोटे से सेल में आपका क्या है, छोटा सा न्यूक्लियस है, और उसी न्यूक्लियस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करना होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। तो अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होंगे तो वहाँ पे स्पेस की क्राइसिस आएगी, जो कि उनके लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो टू मेंटेन द integrity of the genome and the space area inside the nucleus or in the nucleoid in the case of bacteria, the chromosomes are highly supercoiled। और कैसे होंगे, that is the negative supercoiling होंगे। सो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि नॉर्मली जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या आपका नॉर्मल जो डीएनए है सेल्स में वो किस फॉर्म में पाया जाता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में। सो फॉर दैट आप उसको याद रखिए कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के केस में होता है,
और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या हो जाता है, दैट मीन्स कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होना या अंडर वाइंडिंग के फॉर्म में होना। मतलब यहाँ पे जो बेसेस हैं या जो बेस पेयर्स हैं उनकी संख्या और क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ओवर वाइंडिंग होगी। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ बेसेस क्या होंगे, कम होंगे, स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सुपर कॉइलिंग बेसिकली होता कब है, जब यही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, रेप्लिकेशन फॉर क्या करती है, मूव करती है। तो वो जो कॉइलिंग होती है ना, और ज़्यादा क्या होती है, सुपर कॉइल होना शुरू हो जाता है। सो एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, एज द डीएनए रेप्लिकेशन फॉर मूवमेंट मूव इन द बोथ डायरेक्शंस, सो जो कॉइलिंग होगी वो कॉइलिंग की प्रोसेस क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है सुपर कॉइलिंग में। उसी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या आता है, और वो टोपो आइसोमरेज एंजाइम सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, एज वेल एज बेसिकली ये स्टैंड को ब्रेक करेगा, और स्टैंड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने का क्या करता है, काम करता है। सो दिस इज अ जनरल एंड बेसिक आइडिया अबाउट द सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड टोपो आइसोमरेज की। हमारे सेल्स में टोपो आइसोमरेज का क्या फंक्शन है, हमारे सेल्स में जो डीएनए है उन डीएनए का स्टेट क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव होना ज़्यादा बेहतर क्यों है, पॉजिटिव होना हमारे लिए कंडीशन सूटेबल क्यों नहीं है, पॉजिटिव के केस में क्या होगा, नेगेटिव के केस में क्या होगा। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ब्रीफ में देख लिया। ये टॉपिक आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। सर हाँ जी। सर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में ज्यादा और कॉइलिंग होगी और नेगेटिव में ओपन होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है कंडेंस होना, और ज़्यादा कॉइलिंग होना, मतलब कम से कम एरिया में बेस पेयर का अरेंजमेंट हो जाना। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है वहाँ पे लूज बॉन्डिंग होगी, मतलब लूज एसोसिएशन होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होंगे, और वहाँ पे जो टर्न होंगे वो मतलब जो उनका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। और जी। इसीलिए हमेशा आपका जो क्रोमोसोम है या जो डीएनए है वो हमेशा नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ताकि वो कम से कम एरिया में क्या कर सके, अरेंज कर सके। और ये और सुपर कॉइलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दो अलग फैक्टर से मिलकर के बनता है, दैट इज राइट नंबर एंड रिजल्ट नंबर। तो ये दोनों के नंबर के बेसिस पे आपकी वैल्यू आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किस केस में राइट नंबर ज़्यादा होगा, किस केस में रिदम नंबर ज़्यादा होगा, इन दोनों के नंबर को मिला करके ये बनता है सुपर कॉइलिंग, और तब जा करके ये साइन आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये टॉपिक अपने आप में ही एक लेंदी टॉपिक है, इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा। अभी आज सिर्फ इसलिए इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आगे आपकी क्लासेस में जब ये डीएनए एप्लीकेशंस की प्रोसेस चल रही है तो वहाँ पे अगर ये टर्म आए तो आपको सरप्राइज ना हो कि हाँ ये वाला टर्म तो हमने पढ़ा नहीं, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है। सर नॉर्मली डीएनए नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड रहता है, और एप्लीकेशन के टाइम क्या होता है सर? रेप्लिकेशन के टाइम पे देखिए, जब जो आपका डीएनए पीछे की तरफ, रेप्लिकेशन के फॉर के पीछे की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव होता जाएगा, जबकि जो आगे की तरफ जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक आउट हो रहे होते हैं वहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो जाती है। उसीलिए दो क्लास के एंजाइम आते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड। तो जो कि जैसे ओके। टोपोआइसोमर जो सेकंड होता है उसका मेन काम होता है कि दो स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा, और वो क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करके उसको नॉर्मल बनाने का काम करता है। टोपोआइसोमर जो फर्स्ट होता है उसका काम होता है वो एक स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है। ओके सर। आगे मूव करें। यस सर। ओके। सो टॉपिक हमारा है दैट इज रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक, और आपने उसके बारे में देखा कि इनका जीनोम कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, और एक सेल्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स मीन्स डीएनए क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनका लोकेशन सेल के साइटोप्लाज्म में जहाँ पे होता है उसे आप न्यूक्लियोइड टर्म के नाम से जानते हैं, और ये न्यूक्लियोइड ही उनके जीनोम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस को फाइनली तीन कैटेगरी में या तीन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज इनिशिएशन की प्रोसेस, इलोंगेशन की प्रोसेस एंड टर्मिनेशन की प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस में अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं और इनका अलग अलग अपना फेज होता है, और इन तीनों सब प्रोसेस के को मिला करके रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। इनिशिएशंस का मतलब हो जाता है कि नॉर्मली जब रेप्लिकेशंस की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने से पहले क्या क्या एंजाइम्स वहाँ पर आते हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, किस तरीके से बबल का फॉर्मेशन होगा, तब कैसे जा करके प्राइमेज आएगा, फिर प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, कैसे आगे तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो मूवमेंट से पहले और स्टार्टिंग से लेकर के
न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसाइज होने के तक का जो फेज होगा बेसिकली आप उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द इनिशिएशन। एक बारी सारे एंजाइम्स सब कुछ रिक्रूटमेंट हो जाएगा, प्रॉपर सब कुछ अलाइनमेंट हो जाती है, तब वो कंटिन्यूअसली डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट का जो बेस होगा उसका बेस का कॉम्प्लीमेंट्री न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। उस स्टेज को आप इलांगेशन के नाम से जानते हैं। जब कभी भी जहाँ कहीं पे भी टर्मिनेशन सीक्वेंसेस क्या होते हैं, मीटअप हो जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज से, और बैक्टीरिया के केस में बेसिकली उसे आप टर्स सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। टस एक प्रोटीन होती है, TUS, और टर एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, राइट। तो ये टर सीक्वेंस से ये टस प्रोटीन क्या करती है, बाइंड कर जाती है। उस केस में डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे आगे मूव नहीं कर पाएगा, और वहीं पे ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, मीन्स हॉल्ट हो जाता है। सो बैक्टीरिया के केस में एक ही चूंकि रेप्लिकेशन फॉर्क पाई जाती है, एक बारी जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा तब तक जब तक कि ये टर्मिनेशन वाले जो सीक्वेंसेस हैं वो मीट ना हो जाएं। और टर्मिनेशन सीक्वेंस को आप टस सीक्वेंस बोलते हैं। इस सीक्वेंस से बाइंड करने वाले प्रोटीन को टस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। डीएनए पॉलीमरेज आपका मेजर क्या है, प्राइम एंजाइम होता है, जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या करेगा, इन्वॉल्व होता है। बैक्टीरिया के केस में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो क्या है ये रेप्लिकेशन, क्या इनिशिएशन प्रोसेस, और इस इनिशिएशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल लगते हैं, इन सबको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो देखेंगे कि इनिशिएशन के प्रोसेस में होता क्या है। ये प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पे क्या होती है, स्टार्ट होती है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का जो डीएनए का सेगमेंट है या पार्ट है, वो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होता है, और बेसिकली कैसा है, दैट इज द कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं। कंजर्व का मतलब ये हुआ कि वो सीक्वेंसेस अल्टर नहीं होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो सीक्वेंसेस क्या होते हैं, वैसे ही पाए जाते हैं। द प्रोसेस बिगिंस एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस वेयर द डबल हेलिक्स अनवाइंड, मतलब जहाँ कहीं पे भी वो स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा जिसे कि आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के नाम से जानते हैं, वहां से रेप्लिकेशंस की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी, मतलब वहीं से डीएनए क्या होगा, अनवाइंड होगा। अनवाइंडिंग करने के लिए बेसिकली आपके हेलिकेज एंजाइम आते हैं। द ई कोलाई रेप्लिकेशन ओरिजिन मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ही क्या है, हाईली कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं। कैसे हैं कंजर्व सीक्वेंस, इनको भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे। हेलिकेज जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे मीन्स ये वाले साइड पे आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और इसी एंजाइम की वजह से बेसिकली क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्म का क्या होगा, क्रिएशन होगा, मीन्स बनेगा। मतलब ये वाला जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे थे, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, इस तरीके से बबल का फॉर्मेशन है, यहाँ पे हाइलिकेज एंजाइम ही आया हुआ है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया हुआ। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फिगर में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क आपको दिखाई दे रहे हैं। सो कई बारी सवाल आता है एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएशन या क्रिएटिंग ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है या कौन सा एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिए हेलिकेज है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और उसी की वजह से ही आपका दैट इज क्या बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो हाईली कंजर्व सीक्वेंस होता है बैक्टीरिया के केसेस में, जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, स्पेशली हालांकि जो स्टडी की गई है वो इकोलाई भी की गई है, लेकिन लगभग जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की सीक्वेंसेस क्या होती हैं, कंजर्व होती हैं, राइट। सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कि आप शॉर्ट में SSB बोलते हैं, ये प्रोटीन जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो जाता है तो इस सिंगल स्टैंड को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आकर क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड कर जाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सिंगल स्टैंड से बाइंड करने वाले प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं, दैट इज SSB प्रोटीन, और इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इनका काम होता है 2 चीज, इस स्टैंड को क्या करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, दूसरा इस बात से भी वो बचाने का काम करता है कि स्टैंड जाकर फिर से पेयरिंग ना कर ले, अदरवाइज जो पूरी मेहनत की गई है वो मेहनत सब पूरा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 2 रोल होता है SSB प्रोटीन का। अब SSB प्रोटीन का डायरेक्टली नाम नहीं पूछता कि ये क्या करता है, लेकिन आपसे फंक्शन जरूर पूछ देता है कि दोनों स्टैंड को सेपरेट होने के बावजूद फिर से रीपेयरिंग करने के लिए या रीएनेलिंग होने के लिए होने से बचाने वाला एंजाइम कौन सा है या क्या उसका नाम होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दैट इज SSB प्रोटीन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो सीक्वेंसेस कंजर्व होती हैं, और उन्हीं सीक्वेंसेस पे ही आकर के जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं।
टोपोआइसोमरेज हेल्प रिलीविंग सुपर कॉइलिंग द डीएनए अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर इसके। सर, हाँ जी। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि हेलिकेज जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई भी कर रहा है। नहीं, आइडेंटिफिकेशन का काम उसका नहीं होता है। हेलिकेज एंजाइम, जैसे डीएनए जो बी होता है उसी का आप हेलिकेज बोलते हैं। ये डीएनए बी और हेलिकेज जो एंजाइम होते हैं, ये आकर के जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे दो सीक्वेंसेस पाई जाती हैं मोटिफ, जिनको कि आप 330 के नाम से जो बोलते हैं और 49 के नाम से बोलते हैं। 9 न्यूक्लियोटाइड का और 13 न्यूक्लियोटाइड का ये क्या होते हैं, कंजर्व सीक्वेंस होते हैं रिपीट करने वाले। तो इनिशियली पूरे डीएनए में आकर के ये डीएनएज बी जिसको आप बोलते हैं, जिसको कि आप हेलिकेज के नाम से जानते हैं, ये डीएनएज जो बी है, डीएनए बी, यही वाला जो, सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं स्टार्ट में, डीएनए बी जो है इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पे आकर के स्कैन करता रहता है, और जहाँ कहीं पे भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा और उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के 4 9 वाले पार्ट पे जाकर क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंड करेगा तो बेसिकली क्या करता है, ये मेल्ट करना शुरू करता है। और इसी के लोकेशन की वजह से ही, मतलब डीएनए बी जो होता है वही डीएनए जी को मतलब कि दैट इज प्राइमेज को रिक्रूटमेंट करने का काम कौन करता है, यही डीएनए बी मीन्स हेलिकेज। हेलिकेज इसका कॉमन नेम है, और डीएनए बी इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम है। तो आपको कभी कभी ये और ये दोनों देता है। डीएनए बी हेलिकेज है, डीएनए जी क्या है, प्राइमेज है। एक बार जहाँ कहीं पे भी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशंस मीट करेगी, वहाँ पे ये क्या करेगा, हेलिकेज बाइंड करता है। और हेलिकेज के बाइंड करने से ही रिक्रूटमेंट किसकी होती है, दैट इज द प्राइमेज की होती है। तो प्राइमेज जो एंजाइम है उसका काम है शॉर्ट आरएनए प्राइमर को बनाना, ताकि डीएनए पॉलीमरेज आकर के उस पर क्या कर सके, काम कर पाए। सो टोपोआइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रिलीव करने में काम करता है, रेप्लिकेशन फॉर्म के सामने जब जा रहा होता है। टोपोआइसोमरेज क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसी सीक्वेंस की मैं बात कर रहा था। ये जो आपको येलो और ब्लू दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका 330 ये 13 बेस पेयर के 3 रिपीट्स होते हैं। एक रिपीट ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है आपका, ये है। इसको 330 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सीक्वेंसेस आपको दिख रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द मोटिफ के नाम से जाना जाता है। ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस होते हैं बैक्टीरिया में। और फर्स्ट टाइम पे, मतलब ये एक आपका हो गया दैट इज 330 का मतलब क्या हुआ कि 13 बेस पेयर के कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, और इन सीक्वेंसेस का नंबर कितनी है, 3 बारी रिपीट है। यहाँ पे 4 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ 9 न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, सीक्वेंस होगा, और इसकी रिपीटेशन 4 बार होगी। जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है 1 2 3 एंड 4। तो 4 9 3 13 ये दो क्या है, आपके कंजर्व सीक्वेंसेस हैं, मोटिव हैं। और ये दोनों पार्ट हैं कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। तो मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा 3 13 और दूसरा क्या दिखाई देगा, 4 9। यहाँ से बड़े सवाल पूछे जाते हैं। नंबर पहला कि डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले यूज्ड होने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप बताते हैं दैट इज द डीएनए बी, जिसको कि आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, दैट इज द हेलिकेज। ये हेलिकेज कहाँ बाइंड करता है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से दो पार्ट हो गए, 3 13 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 4 9 हो गया। इन दोनों में से डीएनए बी जो है, जिसको कि आप हेलिकेज बोलते हो, हेलिकेज कहाँ जाके बाइंड करेगा, तो उसके लिए आप आंसर करते हैं दैट इज द 4 9। मतलब कि ये जो ब्लू आपको सीक्वेंस से दिखाई दे रहा है, डीएनए पॉलीमर, सॉरी, डीएनए जो बी होगा जिसको कि आप हेलिकेज बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम पर आकर क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करता है ऐसे इस तरीके से। बाइंडिंग जैसे ही करेगा, ये पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। ये वाली, मतलब ये बाइंडिंग साइड के लिए होता है, और ये 330 जो होते हैं, यहाँ से इनिशियली बबल का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। मतलब यही आकर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, मतलब वो ब्रेक कर देता है, तो इसी डीएनएस बी के, दैट मीन्स हेलिकेज एंजाइम के ही वजह से वहाँ पे रिक्रूटमेंट किसकी की आती है, दैट इज द प्राइमेज की, जो कि आरएनए प्राइमर को बनाने के क्या करता है, काम करता है। तो आपके लिए जो लिखना और समझना है वो क्या है कि 4 9 का जो कॉन्सेप्ट होता है, 4 9 वाली जो सीक्वेंसेस होती हैं, ये फर्स्ट साइड प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, दैट इज डीएनए ए प्रोटीन के लिए, या हेलिकेज के लिए आप बोल सकते हैं। हेलिकेज जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के लिए, राइट। सो ये प्रोटीन
डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में सबसे पहली एंजाइम या प्रोटीन बोल सकते हैं, सबसे फर्स्ट प्रोटीन है जो कि आकर के क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और इसका बाइंडिंग साइट कहाँ पे होगा, दैट इज 4 9 पे, मतलब कि जो 9 का सीक्वेंसेस है वहां पर आकर के बाइंड करेगा। इसके बाद आपका जब ये डीएनए मतलब हेलिकेज जो प्रोटीन है वो आकर के बाइंड कर जाता है, बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देता है, तब वही हेलिकेज प्रोटीन डीएनए जी को, दैट मीन्स प्राइमेज को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, और तब जाकर के वहाँ पे प्राइमर की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो प्राइमर जब बन जाएगा तब आकर क्या आएगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज का काम आता है। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला फिगर आप देखिए, ये फिगर आपको समझाएगा कि किस तरीके से जो डीएनए है वो कैसे सुपर कॉइल्ड है फॉर्म में, और यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दिया। ये आपका देखिए 330 वाला सीक्वेंसेस दिखाई दे रहा है रिपीट, और ये क्या यहाँ के 4 9 के दिखाई दे रहे हैं। डीएनए ए जिसको कि आप हेलिकेज के नाम से जानते हैं, सॉरी, डीएनए ए एक प्रोटीन है, डीएनए बी हेलिकेज होता है। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, आपका फर्स्ट टाइम पे देखिए आया है, यहाँ पे बाइंड करेगा। ये ब्लू जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब किसके हैं, दैट इज द डीएनए ए के हैं। और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, रिपीट्स हैं, कौन वाले, दैट इज 9 वाले, 4 9, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। इसको पूरा ऐसे क्या करेगा, क्वाइल बनाता है। इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पे क्वाइलिंग हो जाती है। अब आप देखिए कि ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा था, जिसको कि आपने क्या बोला, दैट इज 330 बोला था, बबल्स का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे हो रहा है। मतलब कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसको कि आप ओराइज सी बोलते हैं, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का या बबल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कौन से वाले मोटिव में होगा, तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज व्हाट, 313। और जबकि फर्स्ट टाइम पे डीएनए ए बाइंड कहाँ पे कर रहा है, दैट इज 4 9 पे। तो 4 9 इज द बाइंडिंग साइट फॉर डीएनए ए प्रोटीन, वाइल फर्स्टली या इनिशियली हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द 313। तो 313 पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकेज होगा। वहां पर आपका क्या बनेगा, दैट इज द बबल का फॉर्मेशन होगा, मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस बनेंगे वहाँ पे, मतलब रेप्लिकेशंस फॉर्क हो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ये आपकी पूरी प्रोटीन क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपका एटीपी आया, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए बी हेलिकेज यहाँ पर आ गया, और इस तरीके से क्या करेगा, ये बाइंड करेगा और कट करना शुरू कर देता है। हेलिकेज बी या मतलब डीएनए बी जो हेलिकेज की एक्टिविटी शो करता है, उसको लेकर के भी सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि जो डीएनए बी है, जिसके पास कैसी एक्टिविटी है, हेलिकेज की, ये कैसा होता है, हेक्सामर होता है। हेक्सामर होता है, इसके साथ साथ में एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और काम क्या करेगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। सो डीएनए बी एक क्या है, हेलिकेज एंजाइम है। इसके साथ साथ में इसका नेचर कैसा है, हेक्सागोनल है, मतलब कि 6 यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। और ये एटीपीएज एक्टिविटी शो करता है, मतलब एटीपी डिपेंडेंट मैनर में क्या करेगा, काम करेगा। एटीपी रहेगा तो मतलब आकर के ये काम करना शुरू करेगा। इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। सो ये 313 क्या है, 4 9 क्या है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका एप्लीकेशन है, किस ऑर्डर में रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम है, कैसे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पे समझा दिया गया। क्या किसी को भी अभी ये बात समझने में दिक्कत है कि 4 9 का कॉन्सेप्ट क्या है या 313 का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ जी। सर मुझे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर सिंगल स्ट्रैंड है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना। सिंगल स्ट्रैंड क्या है, डीएनए? हाँ, ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्रेक हो रहा है कोवेलेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके कॉइलिंग जो है वो ठीक कर रहे हैं शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ आपको यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड कहाँ दिखाई दे रही है, इससे इसको आप समझ रही हैं इस तरीके से? हाँ, जो अपनी रेड सर्कल किए है ना, ये नीचे वाले स्टेप के ऊपर, यहाँ पे जो एटीपी फ्री वाला है अच्छा, उसके अगर ऊपर, आपको वहां हाँ। पे डाउट है तो आपकी प्रॉब्लम को समझिए। देखिए यहाँ पे जब ये ओपन हो रहा है तो आपको यहाँ पे दो स्टैंड दिखाई दे रहा है, एक ये भी और एक ये भी। हाँ डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कहीं पे भी कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकआउट नहीं होता है, आप इस चीज को कहीं पे नोट कर लीजिए।
सर लेकिन कॉइलिंग ठीक करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। क्या करने के लिए? सुपर कॉइलिंग को अगर हमें एडजस्ट करना है तो कोवेलेंट बॉन्ड सुपर ब्रेक सुपर करके। सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वहां पे टोपो आइसोमरेज एंजाइम आता है। रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रही है, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अभी यहाँ पे सुपर कॉइलिंग के रिमूव की बात नहीं हो रही है, अभी यहाँ पे जो डीएनए है उस डीएनए में कैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का फॉर्मेशन होगा और कैसे ये प्रोसेस ये स्टार्ट होगी, बबल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस केस में अभी यहाँ कहीं पे भी दो स्टैंड का ब्रेकेज नहीं हो रहा है, दो स्टैंड के बीच में जो बबल्स का फॉर्मेशन है उसकी ब्रेकेज की बात हो रही है। इस केस में कहीं पे भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो टूटना होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चूंकि कोवेलेंट की बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, वो प्रोसेस तब होती है जब आपका डीएनए सुपर क्वाइल्ड है और उस सुपर क्वाइलिंग को रिलीज करने की क्या हो रही हो, बात हो रही हो। यहाँ पे ओके। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रही हैं, ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, दो स्टैंड के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक किया गया है। जैसे जैसे ये हेलिकेज चला जाएगा, यहाँ का प्रोटीन हटता जाएगा और डीएनए की स्टैंड क्या होगी, मेल्ट होती जाएगी। और ये पूरा आपको यहाँ पे इस तरीके से रिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ओके सर। ओके। सर ये डीएनए क्या कर रहा है वहाँ पे? क्या चीज? सर वो डीएनए का क्या रोल है वहाँ पे? डीएनए का रोल है कि जो आपके 4 9 सीक्वेंसेस होते हैं, बेसिस होते हैं, उनको क्या करता है, एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और वही जाकर के सिग्नल देता है किसको, दूसरे वाले प्रोटीन को, कि हाँ यहाँ पे ये बेस पेयर मिले हुए हैं, मतलब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, आकर के अब आप लोग रिक्रूट होइए और आगे के प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। सर एक बुक में एक रो प्रोटीन देता है, वो रो प्रोटीन का क्या काम होता है? रो प्रोटीन यहाँ पे नहीं आता। रो प्रोटीन का काम होता है टर्मिनेट करने के लिए। जैसे अगर आपने पढ़ा है कि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो रो डिपेंडेंट है, रो इंडिपेंडेंट दोनों तरीके से होती है। रो प्रोटीन का काम यहाँ पे नहीं है। RH O की आप बात कर रहे हो ना, ये तो वो प्लाज्मिड वाले में दिखाता है ना, रो प्रोटीन भी होता है। तो रो प्रोटीन का काम जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें टर्मिनेशन के लिए आता है। ये रो एक फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर अलग है, रो फैक्टर अलग है, और ये अलग है। ओके। सर सेकंड स्टेप में HU क्या है? HU ये एक एसोसिएटेड प्रोटीन है, मतलब कि जो कि हेल्प करती है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के प्रोसेस को अच्छे तरीके से होने के लिए। जैसे जो डीएनए ए प्रोटीन होती है, वो डीएनए ए प्रोटीन पहले आकर के यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करता है, मतलब उसको उस पूरे 4 9 को क्या करेगा, क्वायर करता है। HU प्रोटीन एटीपी के साथ में मिल करके क्या करेगा, उस जो 3 30 बेसिस होते हैं उन सीक्वेंसेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, डीएनए बी आएगा, जिसको क्या आप हेलिकेज बोलते हैं। वो हेलिकेज आकर क्या करता है, उस जगह पे जिसको कि 3 30 बोला जाता है, वहां पर आकर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करता है। तो इनिशियली जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वो 3 30 पे होगा। तो HU प्रोटीन जो 3 30 सीक्वेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जबकि DNA जो प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, जो 4 9 सीक्वेंसेस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके और आगे की प्रोसेस मीन्स इनिशिएशन की प्रोसेस क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। वैसे ये सारे जो फैक्टर और प्रोटीन है, इन सबके फंक्शंस आपको आगे मिलेंगे कि इनका क्या क्या रोल होता है। बट अगर आपके अभी मन में सवाल आ रहा है तो ये मैं आपको बता दूं। फिलहाल अभी आपको समझना ये है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो कितना मतलब क्रूशियल है रेप्लिकेशंस की प्रोसेस के लिए। सारा जो गेम है वो यहीं पे हो रहा है, सारी कॉम्प्लिकेशन आपको यहीं पे दिखाई दे रही हैं कि कैसे क्या हो रहा है। एक बारी मतलब आपका इनिशिएशन का जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हो जाएगा, तो इनोवेशन की प्रोसेस में नया कुछ भी ऐसा नहीं आता है, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। अभी इस स्लाइड पे किसी को और कुछ पूछना है या कोई डाउट है, या फिर मैं आगे बढ़ूं? सर जो बैक्टीरिया का डीएनए वो ऑलरेडी सर्कुलर स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। ये स्टैंड और ये जो स्टैंड आप देख रही हैं ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हाँ,
और सर उसके अंदर भी जैसे ये फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें मतलब सेकंड स्टेप से ऊपर जो दिखा रखा है कि 9 से जब ये डीएनए बाइंड करता है तो फिर ये और भी सर्कुलर हो जाता है। मतलब वो जो कंजर्व सीक्वेंस है वो फोल्ड हो जाती है, सर्कल के फॉर्म में आ जाती है, और उसकी फोल्डिंग इतनी होती है कि जो 330 होता है वहां से क्या हो प्रोसेस स्टार्ट हो सके। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो एक राउंड है यहाँ पे इस तरीके से लेकर के, तो एक मर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चारों आपके जो 4 9 मर है ये सब आपके क्या बनाते हैं, डिस्क बना लेते हैं, और यहाँ से पूरा आपका क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो येलो वाला दिखाई दे रहा है। ओके सर। ओके, सो बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे 3 डिफरेंट आपके डीएनए पॉलीमरेज हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। इन तीनों के फंक्शंस को लेकर के भी आपको सवाल बनते हैं, आपसे मैचिंग कराने के लिए दिया जाता है कि हाँ कौन सा फंक्शन किसके लिए क्या है, सुटेबल मैच करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा, गैप फिलिंग की बात करेगा, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होगा वो क्या करेगा, डीएनए को रिपेयर करेगा। रिपेयर करना और गैप फिल करना दोनों में थोड़ा सा अलग है। जैसे डीएनए रिपेयर का मतलब हो जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, मतलब कि जहाँ कहीं पे भी मिस मैचिंग हुई हो, जैसे जो नॉर्मली सीक्वेंसेस होते हैं ए और टी का बाइंड करने के लिए, जी और सी का बाइंड करने के लिए, अगर उस तरीके से ना हुआ हो तो उस जगह पे ये क्या करेगा, जो मिस पेयरिंग हुई होंगी उनको क्या करता है, सही तरीके से रिपेयर करने का काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये आपका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। यही पूरे बेस पे, मतलब कि जो टेम्पलेट डीएनए होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है, ये डीएनए के स्ट्रैंड को बनाना शुरू करता है, मतलब बनाता है। सो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों के अपने अलग अलग रोल हैं, और इन तीनों के रोल को लेकर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कैसे ये तीनों का क्या क्या रोल होता है, कॉलम ए कॉलम बी में बना करके आपको दिए जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दैट इज पॉलीमराइज बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही है जो कि दोनों ही स्ट्रैंड को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डीएनए पॉलीमरेज सेकंड कहीं पे काम करेगा, कहीं पे फर्स्ट काम करेगा, कहीं पे थर्ड पे काम करेगा। दोनों ही स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए वही एंजाइम होगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही काम यहाँ पे करता है। यहाँ पे इस टेबल में आपको दिया जा रहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उस डीएनए पॉलीमरेज के कौन से टाइप्स के पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। यहाँ पे एक्टिविटी को लेकर के दिया गया, एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी है, राइट। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि कौन से प्राइम की एक्टिविटी की वजह से प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से होता है, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम? 3 प्राइम टू 5 3 प्राइम टू 5 प्राइम। चलिए, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज क्या कि ये एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम किसके लिए था? सर डीएनए रिपेयर। सर पॉलीमरेज। हाँ जी, रिपेयर सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम के लिए दैट इज व्हाट, रिपेयर करने के लिए। गैप फिलिंग। हाँ, मतलब कि निक ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे होता है। और नॉर्मली पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी किसमें होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी। तो मतलब बैक्टीरियल के जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज को साइंटिफिक नाम में क्या बोलते हैं? हाँ जी, सर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जी हाँ। सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब रिपेयर और प्रूफ रीडिंग में डिफरेंस तो नहीं है ना, सेम ही हो जाएगा ना। मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो प्रूफ रीडिंग है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस क्या रहेगा? निक ट्रांसलेशन के लिए, मतलब जहाँ कहीं पे भी कोई बेसिस अगर आपके अटैच, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेकआउट हो चुके होते हैं उनको फिर से फिल कर करके आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको आप निक ट्रांसलेशन बोलते हैं। अच्छा, तो वो डीएनए रिपेयर ही कहलाएगा क्या? हाँ, वो डीएनए रिपेयर है। निक ट्रांसलेशन एक स्पेसिफाइड टर्म है जो कि डीएनए के रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि
जैसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे डीएनए की स्टैंड थी और यहाँ पे कोई रॉन्ग बेस पेयरिंग हो गई थी, ठीक है? तो ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्रेकआउट होगा, ये वाला यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये हटेगा यहाँ पे, और दूसरा आपका क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज करेक्ट बेस पे आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड की लीकेज हो जाएगी। तो यही वाला जो काम है वो आपको कौन करता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब रिपेयरिंग का काम। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज को आप डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं, और बैक्टीरिया के केस में ये 3 क्लासेस में पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट का काम आपने देख लिया कि गैप फिलिंग का है। गैप फिलिंग के साथ साथ में सम टाइम पे यहाँ पे रिपेयर का भी ऑप्शंस बन करके आता है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मतलब दोनों काम ये कर सकता है, रिपेयरिंग का भी कर सकता है और गैप फिलिंग का भी। सर, हाँ, रीडिंग में और रिपेयर में डिफरेंस एक बार बता देंगे क्या? किसमें, प्रूफ रीडिंग में? और रिपेयर में? देखिए, प्रूफ रीडिंग का मतलब हो गया कि जो मिस पेयरिंग हुई है, जैसे कहीं पे ए टी के साथ में ए और टी के बजाय ए और जी का हो गया है, राइट? तो इस वाले पेयर को करेक्ट करना ये कहलाता है प्रूफ रीडिंग। मतलब कि जो रॉन्ग बेस पेयर थे उनको कहलाता है, उनको करने के लिए कहलाता है दैट इज प्रूफ रीडिंग। डीएनए रिपेयर का मतलब हो जाता है कहीं पे कोई म्यूटेशन हो गया, कहीं पे कोई डैमेज हो गई, कहीं पे कोई बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया, उस प्रोसेस को लेकर के जब किया जाएगा तो उसे आप बोलते हैं डीएनए रिपेयरिंग। तो डीएनए रिपेयरिंग में भी हो सकता है कि मिसमैचिंग हो, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि डीएनए रिपेयरिंग जब होगी तो वहाँ मिसमैचिंग ही होगा। मिसमैचिंग का काम अलग। सर मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है उसमें वो डीएनए रिपेयर का भी प्रॉपर्टी रहता है प्लस प्रूफ रीडिंग का भी प्रॉपर्टी हो सकता है, मतलब होगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब ही है डीएनए रिपेयरिंग, मतलब एक तरीके से आप बोलोगे कि गलत बेस पेयर को जाने नहीं देने का मतलब होता है प्रूफ रीडिंग। और गलत बेस पेयर अगर नहीं सही, मतलब नहीं जा रहा है, इसका मतलब वहां पे चीजें क्या है, रिपेयर्ड फॉर्म में है। प्रूफ रीडिंग जो टर्म है वो इस बात को बताता है कि डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी है कि वो हमेशा करेक्ट बेस पेयर को ही क्या करेगा, मैच कराएगा, ऐड करेगा। अच्छा, और सर गैप फिलिंग का 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। गैप फिलिंग नहीं, गैप फिलिंग का मतलब होता है कि जैसे, मतलब दो डीएनए, जैसे सपोज कीजिए आपके एग्जांपल के तौर पे कि जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है, उस ओकाजाकी फ्रेगमेंट में आरएनए के भी स्टैंड होते हैं। आरएनए के स्टैंड जब वहां पे निकला तो जो डीएनए के बीच में गैप आई, उस डीएनए के बीच में जो गैप की फिलिंग का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। और उसके बाद वहां पे दोनों के बीच में बॉन्ड कौन बनाएगा, दैट इज जो लाइगेज एंजाइम आता है वो बॉन्ड बनाएगा। तो गैप फिलिंग का मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको एडअप करना। डीएनए रिपेयर का मतलब जो कहीं पे कुछ भी गड़बड़ी हुई है, कहीं पे कोई बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ है, कहीं पे कोई डाइमर का फॉर्मेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन, राइट? तो थाइमिन जो डाइमर होते हैं वहां पे 2 टीटी क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो वो डीएनए रिपेयर का काम हो गया। तो डीएनए रिपेयर में डीएनए का डैमेज होना, जैसे कहीं पे कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेकआउट हो गया है, कहीं पे कोई डाइमर बन गया है, कहीं पे कोई म्यूटेशन हो गई है, चेंजेस अल्टर कर गए हैं, उनको किया जाता है रिपेयरिंग। डीएनए रिपेयर भी अपने आप में एक अलग नया टॉपिक, मतलब अलग सा टॉपिक है पढ़ाने के लिए। ये कैसे कैसे जैसे सपोज कीजिए आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आरओएस बन गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उनकी वजह से आपका डीएनए क्या हो गया, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जब डीएनए डैमेज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, उस टाइम पर आपकी बॉडी में एसओएस रिस्पॉन्स क्या होते हैं, चलते हैं, जो कि डीएनए को रिपेयर करता है। तो डीएनए रिपेयर जो टर्म है वो रिलेटेड है किससे, डीएनए डैमेज से। और डीएनए डैमेज होने के लिए कई सारे फैक्टर हैं। आप बहुत देर तक लाइट से या रेडिएशन से एक्सपोज हो गए, वहां पे डीएनए आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उस डीएनए को फिर से रीस्टोर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड आएगा। ओके सर। सर मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम में हम लोग एक्टिविटी, अगर क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें प्रूफ रीडिंग हो सकती है, निक ट्रांसलेशन हो सकता है, डीएनए रिपेयर हो सकता है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पॉलीमरेज एक्टिविटी है। नहीं, ऐसा मैंने कहाँ बोला आपको। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी अलग है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी अलग है। एक्सोन्यूक्लियेज में 2 कंडीशन है। नंबर पहला 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर डीएनए पॉलीमरेज का 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की आप बात करोगे तो वो एक्टिविटी किसके लिए है, दैट इज द प्रूफ रीडिंग के लिए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे तो वो है दैट इज द निक ट्रांसलेशन के लिए, या
डीएनए रिपेयर के लिए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो पॉलीमराइजेशन के लिए है, वो पॉलीमराइज एक्टिविटी अलग है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए को कट करने के लिए है, पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है डीएनए को ऐड करने के लिए। जोड़ने के लिए। ठीक ठीक है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए फॉर एग्जांपल कि डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे मूव करता है, इतना पता है आप लोगों को। ठीक है, अगर इस डीएनए से कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो ये डीएनए क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मूव करते करते ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे एक बेस था दैट इज द ए, जिससे कि गलती हो गई किसके, दैट इज द जी से जुड़ गया ये गलती हो गई। अब क्या करेगा, ये फिर से रिवर्स आएगा, मतलब कि अब इस केस में क्या करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटीज हो करेगा, पीछे आएगा, इसको कट लगाएगा, कट लगा करके यहाँ पे डीएनए क्या करेगा, हटा देगा। अब उस चीज को रिपेयर करने के लिए फिर क्या होगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा, और अगर गैप हो गई होगी तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। तो जो सही डायरेक्शन है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस डायरेक्शन के अपोजिट में चल करके क्या करेगा, और डीएनए के उस न्यूक्लियोटाइड को या बेस को क्या करेगा, हटाएगा। उसी को आप बोलते हैं दैट इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। जी सर। यहाँ पे देखिए जो सवाल अभी आपसे एग्जाम में बनने वाले हैं वो टेबल से आप समझिए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड का दे रखा है, यूनिट दे रखा है, और 3 प्राइम टू 5 और 5 प्राइम टू 3 एक्टिविटी दे रखी है। फंक्शन भी आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे इन तीनों में अगर आपको देखा जाए तो अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस अगर कराते हैं तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आएगा किसका आएगा, थर्ड का आएगा, मतलब कि इनके पास 10 यूनिट है, राइट। तो ऑर्डर जो आपका बनेगा मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट का या इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं डीएनए पॉलीमरेज का, आपको मान लीजिए ये आपका क्या है, लोडिंग वेल्स हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, इनको लोड कर दिया है, ठीक है। तो जो बैंड आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ये बैंड किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पहला वाला बैंड मान लीजिए आपका ए है, ये फिर आपका बी है, ये आपका सी है। ए बी सी में से कौन सा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, सी। सर सर ए। हाँ ए। सर ओके। सो कितने लोगों का मानना है कि सी जो है वो थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितने लोगों का मानना है कि ए जो है वो थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए करेगा। सर ए जो हैवी होगा वो थर्ड। कम दूरी जाएगा तो ए होगा। सब लोगों के अकॉर्डिंगली ए ही है या किसी को अभी भी लग रहा है कि वो सी है, सर ए ही होगा। पक्का। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए फिर कौन सी बैंड है, कौन सा बैंड है, सी। सी। चलिए दूसरा जो आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है वो इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में इस वाले कॉलम में आप देखिए यहाँ पर आपको सब में यस दिखाई दे रहा है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज के तीनों ही टाइप्स मींस ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, मतलब सबके पास क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स में। लेकिन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो कि डीएनए रिपेयर कर सकता है या गैप को फिलिंग कर सकता है, मतलब गैप फिलिंग वाली जो एबिलिटी है वो सिर्फ इसके पास है। मतलब कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि निक ट्रांसलेशन के लिए मानी जाती है वो सिर्फ किसके पास है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास। सेकेंड एंड थर्ड के पास ये एक्टिविटी नहीं है। यहीं पे स्टार आप लगा लीजिए, सवाल आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, डीएनए को रिपेयर करेगा, गैप को फिलिंग करेगा। सेकंड क्या करेगा, डीएनए को रिपेयर करेगा। थर्ड क्या करेगा, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, राइट। तो जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन से एंजाइम के पास नहीं होती है, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन से पॉलीमरेज के पास नहीं होती है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, या इनके फंक्शंस जो होते हैं इन फंक्शन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। गैप फिलिंग का काम कौन करेगा, या निक ट्रांसलेशन का काम कौन करेगा, या मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम कौन से हैं। तो इनको थोड़ा सा ठीक से आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज के पास होती है और कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस टाइप की प्राइमिंग से हो रही है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होगा तो क्या होगा,
5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होगा तो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 टाइप्स के क्या होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा जो आपसे सवाल पूछा जाता है और एग्जाम में बनता है वो क्या है, ओके यहाँ पे आप देखिए जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, चूंकि ये पहले ही सबसे डिस्कवर किया गया था, इस एंजाइम को, मतलब इस एंजाइम अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पार्ट दिखाई देगा, दैट इज क्या कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम के लिए हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि इंडोन्यूक्लियस 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम के लिए है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब इस डीएनए पॉलीमरेज का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ट्रीटमेंट कराया गया, तो ये ट्रीटमेंट कराने के बाद ये 2 फ्रेगमेंट में क्या हो गया, टूट गया। एक फ्रेगमेंट का नाम दिया गया क्लिनाउ फ्रेगमेंट और एक का नाम दिया गया दैट इज द स्मॉल फ्रेगमेंट। तो सवाल आपसे पूछा जाता है क्लिनाउ फ्रेगमेंट के पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है और कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है। तो आपको इससे अच्छे तरीके से पता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास, डीएनए पॉल फर्स्ट के पास एक्टिविटी कौन कौन सी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये तीनों ही एक्टिविटी क्या है इसके पास पाई जाती है, मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज के फर्स्ट के पास। जब इस डीएनए पॉलीमरेज को क्या किया गया, प्रोटियोलाइसिस कराया गया, तो 2 पार्ट में क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। एक हो गया दैट इज द लार्ज फ्रेगमेंट और एक हो गया आपका स्मॉल फ्रेगमेंट। लार्ज फ्रेगमेंट को नाम क्या दिया गया, दैट इज द क्लिनाउ फ्रेगमेंट। यही सवाल आपके बनते हैं। क्लिनाउ फ्रेगमेंट के पास और स्मॉल फ्रेगमेंट है, स्मॉल फ्रेगमेंट के पास क्या एक्टिविटी है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी है अकेला। क्लिनाउ फ्रेगमेंट के पास क्या क्या बचा, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। मतलब क्लिनाउ फ्रेगमेंट के पास दोनों एक्टिविटी है, एक तो प्रूफ रीडिंग की, दूसरी पॉलीमराइज करने की। बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि डीएनए पॉलीमर मतलब क्लिनाउ फ्रेगमेंट के पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। सो कीप इन माइंड दैट इज क्लिनाउ फ्रेगमेंट है क्या, ये क्लिनाउ फ्रेगमेंट एक प्रोटियोलाइसिस का प्रोडक्ट है। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या किया गया, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ट्रीट करा करके उसे हाइड्रोलाइज कराया गया, तो 2 फ्रेगमेंट पे क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, मतलब ये जो ग्रीन और येलो और ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं क्या हैं, ये जो ग्रीन वाली है ये पॉलीमरेज एक्टिविटी है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। येलो वाली जो चेन है वो क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लू वाली क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब यहाँ से क्लेस कराया गया तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, अलग हो गए, मतलब ये ब्लू वाला क्या हो गया, अलग हो गया, और ये दोनों क्या होंगे, अलग हो गए। तो ये वाली जो पार्ट है मीन्स छोटी वाली यूनिट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के लिए, और ये वाला किसके, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज के लिए। सो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का 2 जो पार्ट है, जिसमें से कि आपको लार्ज पार्ट फ्रेगमेंट जिसको आप क्लिनाउ फ्रेगमेंट बोलते हैं, उसके पास 2 एक्टिविटी होती है। नंबर पहला दैट इज ए प्रूफ रीडिंग, नंबर दूसरा पॉलीमरेज। प्रूफ रीडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज जस्ट बिकॉज ऑफ द 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। ये बात आपको अच्छे से समझना और याद रखना होगा, क्योंकि इस टेबल से, मतलब इस स्लाइड पे दी गई इंफॉर्मेशन से आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। मैचिंग कराने की, सर हाँ जी सर ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 दोनों में तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी रहता है, तो कभी अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 में अगर वो म्यूटेशन हो जाए, अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 वो पॉलीमराइजेशन करके रिप्लिकेशन वो कर सकते हैं कंटिन्यू, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, मतलब बाई चांस हाँ म्यूटेशन हो जाए या कुछ मतलब। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के अगर कॉपी में म्यूटेशन हो जाएगा तो पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा ही नहीं, तो ना सर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगी वहां पे। मतलब देखिए डीएनए पॉलीमरेज के जो एक्टिव साइट है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब प्रोसेस सही से नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब कि वो डिफेक्टिव एंजाइम है। प्रूफ रीडिंग की जो एक्टिविटी हो रही है वो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से हो रही है। अगर डीएनए पॉलीमरेज ही डिफेक्टिव हो जाएगा तो प्रोसेस ही आगे प्रोसीड नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो गलत करेगा, मतलब कि जो सही होना चाहिए ऐसा नहीं होगा।
सर डीएनए पॉलीमरेज 1 में तो वो दोनों प्रॉपर्टीज रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब सारा तीनों ही रहेगा। मतलब अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 का एब्सेंस में क्या डीएनए पॉलीमरेज 1 वो कंटिन्यू कर सकता है? देखिए वो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ना वो लॉन्ग चेन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। वो जैसे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और उसको पॉलीमराइज करने की एबिलिटी रखता है। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम बोला जाता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग चेन को कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करने की क्या है, एबिलिटी है। फर्स्ट के पास वो नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे सपोज कीजिए कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है किसी मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम में, तो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम करेगा और रिपेयरिंग करने के टाइम पे वो पॉलीमरेज भी करेगा, लेकिन उसी के ऊपर फुल्ली डिपेंड होकर कोई सेल्स काम नहीं कर सकती है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, ओके। इमरजेंसी टाइम पे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए सफिशिएंट है, बट नॉट फॉर द होल जीनोम। ओके सर। ओके, ये डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है आपके स्क्रीन पे जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं, किसका किसका क्या क्या काम है, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। जस्ट लाइक ए पाम, हमारे हाथ के जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए डीएनए जो बी है मीन्स हेलिकेज है, सबसे लास्ट में यहाँ पर आकर के क्या करता है, ऐड किया हुआ रहता है इस तरीके से। ये हेक्सामर देखिए, आपको मैं ये बता रहा था 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी को आप बोलते हैं दैट इज अ हेक्सामर। हेक्सामर का मतलब हो जाता है कि 6 यूनिट से मिलकर के क्या है, ये बना हुआ है। यहाँ पे आप देखिए डीएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कोर जो यूनिट है उसमें क्या है, अल्फा ईटा एंड थीटा है। ठीक है, और इसके साथ में इस कोर वाले यूनिट का ये वाला भी कोर है, ये वाला भी कोर, इसकी 2 कॉपी है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बीटा क्लैंप है, मतलब कि जो कि डीएनए को लोड करने में क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। सवाल आपसे पूछा जाता है डीएनए पॉलीमरेज की कोर यूनिट कौन कौन सी होती है, जिसमें कि यही वाला वो पार्ट है जिसमें डीएनए ऐसे जाता है और यहाँ से पूरा पॉलीमराइज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वैसे तो यूनिट यहाँ पे 9 या 10 दिखाई देंगे आपको, जैसे अल्फा ईटा थीटा बीटा टाउ गामा डेल्टा, इस तरीके से आपको डेल्टा डैश ये दिखाई देंगे। लेकिन कोर जो एंजाइम है, कोर जो यूनिट है वो क्या है, दैट इज अल्फा ईटा एंड थीटा, राइट। बाकी यहाँ पे सब क्या है, अल्फा अल्फा डैश है, गामा है, टाउ है, ये सारी चीज़ क्या है आपके उसके सब यूनिट हैं, जो कि उसको मिलकर क्या बनाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं। तो बीटा क्लैंप ये डीएनए को लोड करने में हेल्प करता है, डीएनए लोडर के नाम से भी ये जाना जाता है। इसको भी कहीं आप लिख लीजिए, डीएनए लोडर। कभी कभी सवाल आपसे पूछ दिया जाता है कि डीएनए को लोड करने में कौन हेल्प करेगा, तो बीटा क्लैंप है यहाँ पे। ये ओपन फॉर्म में है, ये क्लोज्ड फॉर्म में है। ये वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट दोनों सेम है। तो कोर एंजाइम कौन कौन से यूनिट है, अल्फा है, ईटा है और थीटा है। डीएनए बी जिसे आप हेलिकेज बोलते हैं, ये हेलिकेज एक्टिविटी वाला प्रोटीन है, और ये इस डीएनए पॉलीमरेज का मतलब पार्ट नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज के दूसरे मतलब पार्ट साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे ये हेलिकेज आगे मूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था फ्राइडे को हाँ, कि एक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड को कैसे ला रहा है। तो कुछ आप लोगों ने सर्च किया, पढ़ा कुछ? मैं अभी ये टॉपिक फिनिश कर लूँ फिर इस पे डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर टाइम चला जाएगा और ये चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। ओके, सो प्रोकैरियोटिक के केस में एटलीस्ट यहाँ पे 9 डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन द इनिशिएशन फेज ऑफ द रेप्लिकेशन। लगभग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के 9 प्रोटीन्स या एंजाइम क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। द क्रूशियल कंपोनेंट इन द इनिशिएशन प्रोसेस डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड टू द 4 9 repeat base pairs in the origin of replication. The timing of the replication's initiation is affected by the DNA methylation. डीएनए मेथाइलेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कुछ बेसिस में मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है, जिससे कि पेरेंटल डीएनए को और न्यू डीएनए को क्या करते हैं, पहचानने में क्या होती है, हेल्प करती है। सो द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए इज मेथाइलेटेड बाय द डैम मेथाइलेज। ये एक एंजाइम है जिसकी हेल्प से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डीएनए को क्या किया जाता है, मेथाइलेटेड किया जाता है, जिससे ये पता चलता रहे कि ये वाली स्ट्रैंड आपकी पेरेंटल है और ये वाली स्ट्रैंड क्या है, आपकी न्यू है। तो न्यू और पेरेंटल स्ट्रैंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बैक्टीरिया के पास एक मैकेनिज्म है जिसको कि मेथाइलेशन के नाम से जाना जाता है। यही मेथाइलेशन करने के बाद
वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करता रहता है कि हाँ कौन सा पेरेंटल है, कौन सा न्यू स्ट्रैंड बन रही होती है। एक बारी जब पूरी स्ट्रैंड बन जाएगी, जब फिर से दोबारा रेप्लिकेशन होना शुरू होगा तो फिर से वहाँ पे क्या होगा, मेथाइलेशन होगा। और यही मेथाइलेशन बैक्टीरिया को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाने के लिए भी क्या करता है, काम करता है। तो मेथाइलेशन की प्रोसेस बैक्टीरियल सेल्स में एक कह सकते हैं कि क्रूशियल स्टेप होता है, जिससे की वजह से वो आइडेंटिफिकेशन भी अपने आप को करता है। दूसरा ये भी बताता है, मतलब ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है किससे, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, जिसको कि आप आरई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सर तो मिथाइलेशन जो हो रहा है वो पेरेंटल वाले में हो रहा है? हाँ, पेरेंटल जो डीएनए स्ट्रैंड होती है उसमें वो मिथाइलेशन कर देता है, ताकि ये पता चलता रहे कि ये हमारी वाली है, इसका कॉपी हमको बनाना है नया वाले का। तो नई वाली जो स्ट्रैंड होती है वो अलग हो जाती है पेरेंटल वाले से। तो यूकेरियोटिक सेल में जरूरत नहीं है इसकी? यूकेरियोटिक का मैकेनिज्म इनसे अलग होता है, और यूकेरियोटिक के केस में कहीं पे भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने को नहीं मिलेंगे। बैक्टीरियल सेल्स के ओरिजिन से ही आरई निकाला जाता है, और इस मेथाइलेशन की प्रोसेस से आरई अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम, मतलब बैक्टीरियल डीएनए करने का काम करता है। नहीं, बैक्टीरियल हमारे यूकेरियोटिक सेल में पेरेंटल और जो वो हाँ, उसका डिस्टिंग्विश। पेरेंटल जो डीएनए होता है वहाँ पे एफ मेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहाँ के लिए जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा इनसे अलग होता है। डैम मेथाइलेज जो है वो प्रोकैरियोटिक के केस के लिए है, जो कि पेरेंटल डीएनए के स्टैंड में मेथाइलेशन की प्रोसेस कर देगा, जिससे कि न्यू स्टैंड और पेरेंटल स्टैंड में डिफरेंशिएशन होता रहे। यूकैरियोटिक के केस में भी है, लेकिन इनसे थोड़ा सा अलग है, मतलब वहाँ पे चीज़ें जो प्रोसेस है वो अलग है। ये टेबल आपको बता रहा है कि कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं रेप्लिकेशन की इनिशिएशन प्रोसेस में इन केस ऑफ ई कोलाई, दैट मीन्स बैक्टीरियल सेल्स में। यहाँ पे आपको 3-4 डेटा दिया जा रहा है, डीएन मतलब प्रोटीन का नाम दिया जा रहा है, उनके सब यूनिट दिए जा रहे हैं, और उनका फंक्शंस और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया जा रहा है। आपको उनके फंक्शंस और उनके नाम के साथ में ज़रूरी है याद रखना, ये दोनों जो टेबल के कंटेंट हैं आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे नहीं बनते हैं। तो डीएनए ए प्रोटीन क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है किसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस को या सीक्वेंसेस को, जो कि स्पेसिफिक साइट होती हैं। डीएनए भी, जिसको कि आप हेलिकेज के नाम से जानते हैं, ये हेलिकेज प्रोटीन क्या करेगा, अनवाइंड करेगा डीएनए को। डीएनए सी प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड होगा फॉर डीएनए बाइंडिंग एट द ओरिजिन, मतलब कि ये एक हेल्पिंग या सब्सिडियरी प्रोटीन होती है डीएनए सी, जो कि हेलिकोज को बाइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एच यू जो कि एक हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, यहाँ पे आप देखिए हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, स्टिमुलेट इनिशिएशन। ये हेल्प करता है उस प्रोसेस को जहाँ से दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क या हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होकर के बबल्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप बोलेंगे तो इनिशिएशन की प्रोसेस को प्रमोट करने में, प्रोवोक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्राइमेज, जिसको कि डीएनए जी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राइमेज प्राइमर बनाने का काम करता है। तो प्राइमेज को आप डीएनए जी बोलते हैं, और ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करने का काम करता है। एसएसबी प्रोटीन जो कि बाइंड करता है किससे, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन से, और फैसिलिटेट करेगा, मतलब उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है और बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। सवाल पूछा जाता है कि क्या डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में कहीं पे भी आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, या आपसे पूछ दिया जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होने वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, और वहाँ पे ऑप्शंस आपको आरएनए पॉलीमरेज दे देता है, और आप तुरंत ही लगाकर चले जाते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज का तो काम होगा ही नहीं डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस में, जो कि आरएनए पॉलीमरेज तो काम आता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए और ये गलतियां हुई हैं, और गलती करके चले आए लोग कि हाँ आरएनए पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता है। इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट कब होती है, जब ये इनिशिएशन की प्रोसेस के टाइम पे डीएनए ए जो प्रोटीन आता है, उस डीएनए ए प्रोटीन को रिक्रूट करने के लिए, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आपको बता दें कि इंडियन ऑथर राइटर की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ये तो बुक में हमको मिला नहीं। आपको अगर पढ़नी है तो मैंने आपको बुक दे रखी है लेनिंजर की, जो कि फॉरेन राइटर की बुक मानी जाती है। बायोकेमिस्ट्री की वन ऑफ द टॉप मोस्ट की बुक है ये, और उसी बायोकेमिस्ट्री में आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी भी मिल जाएगा। मॉलिकुलर डीएनए दैट इज लेनिंजर की जो बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में।
थर्ड सेक्शन में आप देखेंगे तो पूरा कोर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन आपको दिया हुआ है। आप चाहें तो उस बुक को रेफर कर सकते हैं। इंडियन ऑथर राइटर की बुक में आपको देखने को नहीं मिल सकता है, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो आरएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो participating component or a protein molecule in the process of DNA replication। so इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। डीएनए गायरेज, जिसको कि आप टोपो आइसोमेरेज सेकेंड बोलते हैं, ये रिलीव करेगा टॉर्सन्स को, स्ट्रेन को जनरेटेड बाय डीएनए अनवाइंडिंग। और डैम मेथाइलेज जो कि क्या करेगा, मेथाइलेशन की प्रोसेस को करेगा एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस में। तो इनिशिएशन की प्रोसेस में इतने सारे प्रोटीन्स लग रहे हैं और इनका अलग अलग क्या है फंक्शन है, नहीं पता कि कौन से एंजाइम या कौन से प्रोटीन का फंक्शन दे करके, नाम दे करके आपसे फंक्शन पूछा जाए, या आपसे टेबल बना करके दे दिया जाए कि कौन सा मिसमैच है या कौन सा सही करेक्टली पेयर्ड है। तो अच्छे तरीके से इस टेबल को याद रखिए। ऑलमोस्ट कई सारे प्रोटीन का फंक्शन तो आप ऐसे ही याद रख लिए हैं, जैसे एसएसबी वाले प्रोटीन का, हेलिकेज का मीन्स डीएनए बी का, डीएनए ए का, इन सब का तो नाम आपने वैसे ही जान लिया। कुछ कुछ जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करने वाली हैं उनको आप अच्छे से लिख करके 2-3 बार याद कर लीजिएगा। राइट, यहाँ पर ये जो फिगर है ये आपको दिखा रहा है कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम, आपको स्टार्टिंग में बताया था डीएनए पॉलीमरेज ही है जो कि मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही है जो कि क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। यहाँ पे आपको फिगर देखिए, टेक्स्ट पे बाद में जाइए, पहले ये फिगर देखिए। फिगर में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है लीडिंग स्ट्रैंड की, और कैसे आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर भी क्या हो रहा है, सिंथेसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो दोनों कोर वाले प्रोटीन है और ये जो है आपका बीटा क्लैंप लोडर है, यहाँ पे आपका डीएनए हेलिकेज यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि रेप्लिकेशन फॉर क्या करेगा, इधर तरफ मूव करेगा। राइट, ऐसे मूव करेगा, मतलब ये हेलिकेज क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। डीएनए क्या होगा, ऐसे। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये डीएनए के मूवमेंट का एरो दिखाई दे रहा है। मतलब डीएनए का मूवमेंट हमेशा, डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा अपोजिट होगा हेलिकेज के मूवमेंट के डायरेक्शंस का। मतलब कि रेप्लिकेशन फॉर्क अगर आगे की तरफ जा रहा है तो मतलब इस तरफ जा रहा है, तो डीएनए कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये डीएनए के मूवमेंट का दिखाई दे रहा है। सो रेप्लिकेशन फॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हेलिकेज एंजाइम के डायरेक्शंस में होगा, और अगर आप डीएनए की मूवमेंट की बात करेंगे तो डीएनए की मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड का जो कॉन्सेप्ट था, इसको और क्लियरली आप यहाँ पे समझ पाएंगे। ये देखिए, डीएनए का स्ट्रैंड पहले इस तरीके से जा करके गया हुआ है और फिर इसके बाद फोल्ड होकर के इस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है, और इस डिसकॉन्टिन्यूअस होने के बावजूद भी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मेंटेन किया हुआ है, इसको यहाँ पे ये दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैंड आपको सिंपल एक तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज आया है और डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ चला जा रहा है। डीएनए आपका आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज इधर चला हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसी 5 प्राइम टू 3 प्राइम को मेंटेन करने के लिए पूरे स्ट्रैंड को ही क्या किया कर दिया, कॉयल कर दिया गया। कॉयल करने के बाद तब फिर यहाँ से इस तरीके से आपका निकल रहा है और दिख रहा है कि हाँ, कैसे आपका डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में ये बन रहा है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इससे आपको साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ही डीएनए पॉलीमरेज के 2 कोर वाले यूनिट से लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों को क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है। कीप इन माइंड, यूकैरियोटिक के केस में लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए दोनों अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स आते हैं, वहाँ पे एक जैसा नहीं होता है। तो एक डिफरेंस इसको आप अच्छे से याद रखिए। प्रोकैरियोटिक के केस में सिंगल डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, व्हाइल इन यूकैरियोटिक केस देयर इज different unit and different types of DNA polymerase are needed for the leading and lagging strand। सो इनिशिएशन की प्रोसेस हो जाने के बाद ये जो स्टेप आपको फिगर दिखाया जा रहा है, ये इलोंगेशन का है। इलोंगेशन के प्रोसेस में क्या क्या होगा, इलोंगेशन फेज ऑफ द रेप्लिकेशन इंक्लूड लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। दोनों के स्ट्रैंड का कॉन्टिन्यूसली सिंथेसिस होते रहना तब तक जब तक कि टर्मिनेशन ना हो जाए। वंस एन Okazaki fragment has been completed, its RNA primer is removed and replaced with the DNA by DNA polymerase first। बताया गया कि एक बारी रेप्लिकेशन की प्रोसेस जब हो गई, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा और जो कि क्या करेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट में से आरएनए के प्राइमर को हटा करके डीएनए के सिंथेसिस को या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करने का काम करता है।
सो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या हो गया, रिमूव द ओकाजाकी आरएनए कंटेंट फ्रॉम द ओकाजाकी फ्रेगमेंट एज वेल एज टू ऐड द डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जो भी गैप वहाँ पे फिल हुई थी। अब उस गैप को फिल करने के बाद जो बॉन्ड बनाने की बात आएगी वो कौन आएगा, दैट इज द फॉस्फोराइज्ड बॉन्ड के लिए डीएनए लाइगेज। सो सीक्वेंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स में कैसे कैसे चीज़ें हो रही होंगी। तो जब एक बारी गैप की फिलिंग हो गई तो डीएनए लाइगेज आएगा जो कि क्या करेगा, फॉस्फोराइज्ड बॉन्ड को ऐड करने का काम करेगा, ताकि जो आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे वो अब आसानी से क्या हो जाए, जुड़ जाए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, आरएनए प्राइमर है, ये रेड वाला पार्ट क्या है, आपका डीएनए है। तो जब ये हटेगा तो यहाँ पे जो गैप आएगी, इस गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और बॉन्ड कौन बनाएगा, दैट इज द लाइगेज। ये फिगर देखिए, इस फिगर में आपको और थोड़ा क्लियरिटी से दिखाई देगा किस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है, लीडिंग स्टैंड पे कैसे जा रहा है, लैगिंग स्टैंड पे कैसे हो रहा है, ये सब कुछ आपको और क्लियर तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे है, और इसका काम है रेप्लिकेशन के टाइम पे बनने वाले जो टॉर्सन है या सुपर कॉइलिंग है, उस सुपर कॉइलिंग को थोड़ा रिलैक्स करना ताकि डीएनए अच्छी तरीके से मूव करता रहे। हेलिकेज है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। डीएनए प्राइमेज है जो कि प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा, ये यहाँ पे आरएनए प्राइमर है। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है और जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और बाकी आपके क्या होंगे, जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा जो कि उस तरीके से उसको सिंथेसाइज करने का काम करेगा। तो ये वाली स्टैंड जो है आपकी लैगिंग है और ये वाली क्या है, लीडिंग है। ये सारा फिगर आप पहले भी क्या है, देख चुके हैं। इलॉन्गेशन के प्रोसेस में मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, जो स्टैंड होगी उसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो होंगे वो बनते हुए चले जाएंगे। सो प्रोटीन एट द इक्वलाई रेप्लिकेशन फॉर्क पे कौन कौन से प्रोटीन होंगे, देखिए दैट इज एसएसबी प्रोटीन होगा, और डीएनए भी प्रोटीन होगी, प्राइमेज जी प्रोटीन होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए गारेज। ये सारे एंजाइम्स हैं जो कि आपका इलॉन्गेशन के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज या का काम क्या होगा, डीएनए टोपोआइसोमरेज का काम क्या होगा, या लाइगेज का काम क्या होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिगर में दे रखा है। लास्ट दैट इज टर्मिनेशन के केस में क्या होगा, 20 बेस पेयर अप्रॉक्स सीक्वेंसेस होते हैं, इनको टर सीक्वेंसेस बोलते हैं। इस टर सीक्वेंस से बाइंड करने के लिए एक प्रोटीन आती है, इसका नाम है टस, और ये टस प्रोटीन जब बाइंड कर जाती है तो वहाँ पे आपका रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, हॉल्ट हो जाती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये माइग्रेशन है, मीन्स मूवमेंट है, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में दोनों तरफ से आपका ये हो रहा है, क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप एंड एंटी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप। तो यहाँ पे जो टर सीक्वेंसेस होती हैं, उन्हीं टर सीक्वेंसेस से जो टस प्रोटीन होती है वो क्या करती है, आकर के बाइंड कर जाती है। जहाँ कहीं पे बाइंड करेगा, ये टर सीक्वेंसेस के कुछ टाइप्स हैं, टर जी, टर एफ, टर बी, इस तरीके से इनके टाइप्स हैं, और तब जाकर के आपका डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, मीन्स टर्मिनेट कर जाती है। सो यहाँ पे ये जो फिगर है आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से टोपोआइसोमरेज का काम है। टोपोआइसोमरेज हालांकि यहाँ पे फोर्थ है। ये वाले टॉपिक, ये वाले मतलब एंजाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जब आपको सुपर कॉइलिंग पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पर आपको टोपोआइसोमरेज के सारे क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो क्या करेगा, इस फिगर को भी आप मत समझिए, अभी फिलहाल आप डीएनए रेप्लिकेशन के सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो चुकी है। और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे सुपर कॉइलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, टोपोआइसोमरेज कैसे काम करता है, और इसके बाद फिर मूव करेंगे हम लोग रेप्लिकेशन की प्रोसेस इन यूकेरियोटिक सेल्स में। सो आज की क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई डीएनए रेप्लिकेशंस इन प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक के केसेस में कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से दैट इज प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग स्टेप्स पे, इलॉन्गेशन के प्रोसेस पे, इनिशिएशन की प्रोसेस में, इंटरमिनेशन की प्रोसेस में, किसका क्या फंक्शन होता है, किसका क्या रोल होता है। ये सब सारे बहुत ही आपको बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको कि याद करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे तरीके से इनको रिवीजन करते रहिए और अपना एक हैंड नोट्स भी बनाते रहिए। अगर नई हैंड नोट्स है, आपने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, तो आप उस पर ही अच्छे तरीके से मार्कर से मेंशन करते जाइए और लिखते जाइए। बट ये सभी लोगों के लिए ही एक तरीके का सजेशंस है कि इस पीडीएफ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको क्लास में बताई जाती हैं, या तो आप उस पीडीएफ पे लिख रहे हो तो लिखिए, और या तो फिर कोई एक पतली सी कॉपी आप बनाइए शॉर्ट नोट्स की तरीके से, उसको आप लिखते जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लास्ट में जब आप ये पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगेंगी, जो कि आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, क्योंकि पीडीएफ में दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट होती है, वीडियोस में दी गई इन्फॉर्मेशन उन सबको इलॉबरेट करती है। तो अगर आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो आप उसको बनाना शुरू कर दीजिए,
और अगर आप पहले से बना रहे हैं सो दैट इज गुड। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मीन्स मैंने दोनों, आपने जो दोनों मेथड बताया मैंने दोनों ट्राई करे, बट होता क्या है कि पीडीएफ बाद में आती है और वो फिर मैं कहीं और लिख चुकी होती हूँ, फिर वो दोनों एक जगह लिखना, एक जगह कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो आप अगर हो सके तो पीडीएफ क्लास से पहले आ जाए तो मैं प्रिंट आउट लेके उस पे मतलब जो भी मुझे लिखना है वो मैं उस पे लिख पाऊँ, उससे थोड़ा सा मेरे को भी फिर हैंडी रहेगा रिवीजन के टाइम पे। अच्छा ओके, मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि जो पीडीएफ क्लास में होने वाली है उसका पीडीएफ हाँ मैं डे टाइम पे दे दूं हाँ, ताकि आप लोग उसको प्रिंट आउट निकाल के रखें और आप उसको नोट्स यस भी सर, बना पाएं, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस। तो अभी तक कैसे नोट्स बना रहे हैं आप लोग? अभी तो मैंने वैसे ही करा था, प्रिंट आउट लिए थे जो पुराने वाले हैं। अब फिर प्रिंट आउट लेने का टाइम नहीं निकला, क्योंकि निकल जाता है क्लास तो फिर वो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मैं फिर उसे लिख लेती हूँ। अब वो फिर प्रिंट आउट लेना मुश्किल हो जाता है। अब तो मुझे ध्यान है तो मैं कहीं कहीं मैंने लिख लिए हैं, पर दोनों एक अच्छा, जगह हो इसके लिए प्रिंट आउट और वो राइटिंग वाला जो पॉइंट हम लिख लेते हैं वो एक ही जगह हो, इसलिए मैं कह रही थी कि वो मैं आपकी बात को समझ पहले। गया। बाकी बाकी लोग अभी तक कैसे नोट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं नोट्स? सर वो पीडीएफ और आप जो बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट वो एक ही साथ कॉपी में ही लिख लेते हैं। अच्छा वो ओके। मतलब वो लिखने से बहुत सारा चीज ऐसे ही मतलब वो क्लियर हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कुछ कुछ चीज। अच्छा ओके, नहीं अभी के लिए तो ठीक है मतलब कौशिक, लेकिन जब भी आपके पास और ज़्यादा कंटेंट हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पर आपको जब रिवीजन करना होगा तो इन नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो क्या आप उस तरीके से लिखते हैं जैसे टॉपिक वाइज लिखते हैं कि हाँ ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का पूरा नोट्स है या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नोट्स है या फिर हाँ ऐसे टॉपिक वाइज हाँ कि हाँ हाँ सर, टॉपिक वाइज। ओके, तो आपकी कॉपी में सारा ये कॉपी में मेंशन हो रहा है ना? हाँ सर, कॉपी में सारा मेंशन हो रहा है। अच्छा ओके। और बाकी लोग नोट्स अभी बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, या फिर लास्ट लेक्चर खत्म होने के बाद उसको आप ऐसे ही साइड कर देते हैं? जो प्रॉपर आप नोट्स बोलते बना जाते हैं, सर प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे, जो आप बता रहे हो ना मतलब वो जैसे साथ के साथ लिख रहे हैं। अच्छा ओके। सर वो जो आप बोलते हो आप लिखते चले जाते हैं, पर आज जो अनुजा मैम ने बताया वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। मॉर्निंग में अगर पीडीएफ मिल जाता है तो वी कैन हैव अ लुक, हम लोग एक बार देख लेंगे, और जो आप बोलते जाते हैं वो उसमें भी स्क्रिबल कर सकते हैं और एक अलग से कॉपी भी, तो कहीं ना कहीं फायदा रहेगा सर। हाँ सर, सुबह मिलने से फायदेमंद है वो। अच्छा ओके, सुजाता आप दो बार कुछ बोलने की कोशिश की बट आपको चांस नहीं मिल पाया, बताइए अभी माइक ऑन कर लीजिए, क्या बोलना चाह रही हैं? तो मैंने तो पूरे नोट्स बनाए थे, लेकिन लास्ट वीक से थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया, तो अब वो डिसकंटिन्यू ही चल रहा है। मतलब एक बार ब्रेक हो जाता है रूटीन एक दिन में तो फिर वो पूरा वीक का वैसा ही हो रहा है। बाकी मैं पूरे नोट्स बना रही थी, नोटबुक बनाई है मैंने, 2 अच्छा नोटबुक भी शुरू ओके हो ओके, गई है। मतलब अगर आप में से जो लोग भी अगर नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने के लिए आपके लिखे हुए नोट्स ही बहुत ही काम आते हैं। ये जो इतना टाइम आपके पास नहीं मिलेगा कि आप सारे वीडियोस की 1 डेढ़ घंटे की वीडियोस को आप देख पाएँ, उस टाइम पे पॉसिबल पॉसिबल नहीं होगा। तो हर एक यूनिट का मतलब हर एक टॉपिक का जो आपको पीडीएफ मिलता है, अगर आपने पहले से नोट्स ऐसे कॉपी पे बनाए हैं तो वो भी ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लास के पहले ही पीडीएफ दे देने का, और अगर ऐसा हो पाता है तो आप लोग उसको प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिए। हालांकि देखिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, शायद में भी कुछ लोगों को लगेगा कि सर आप ये तो खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये आपकी अपनी कन्वीनियंस होगी कि आप उसे प्रिंट आउट अगर निकाल लेते हैं तो जो लेक्चर हो रहा है उसका पीडीएफ लेकर के आप बैठ गए, जहाँ जहाँ पे पॉइंट में बोल रहा हूँ उसको आप वहीं पे लिखते चले जाइए या हाईलाइट करते जाइए, मार्क करते जाइए, तो आपके लिए आसानी रहेगा कि वही एक सिंगल पीडीएफ में आपका हैंड नोट्स भी बना हुआ रहेगा और उसमें जो कंटेंट पहले से टाइप किया हुआ है वो भी आपके पास रहेगा। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा-सा आपको मतलब कि बर्डन मतलब लेना पड़ेगा कि प्रिंट आउट आपको निकालनी पड़ेगी और उसमें पैसे अभी आपके लगेंगे, तो ये आपकी अपनी सुविधा है। अगर आपको लगता है कि आप कॉपी पे कंफर्टेबल हैं तो कॉपी पे करिए, प्रिंट आउट में कंफर्टेबल है तो प्रिंट आउट भी कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक शॉर्ट हैंड नोट्स होना चाहिए और वो नोट्स आपके इस क्लास के होने चाहिए, क्योंकि क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बताता हूँ कि ये एग्जाम्पल ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे सवाल पूछे गए हैं और वो चीज़ें आपकी पीडीएफ में नहीं मिलती हैं। ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी गर्मी की छुट्टी हो रही है तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं टीचर हैं और मतलब समर वेकेशन में कहीं प्लान रहता है। सो मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी चाहते हैं कि पूरी गर्मी कंटिन्यू मतलब ये क्लासेस ब्रेक ही ना हो जब तक कि पूरा सिलेबस खत्म ना हो जाए?
सर क्लासेस ब्रेक ना हो, मैं तो ये चाहती हूँ, क्योंकि सर हाँ फिर सर, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, मेरा भी यही मानना था कि अगर एक बार मुझे लगा कि शायद आप सब लोग कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, तो गर्मी की छुट्टी मिलती है फैमिली के साथ में जाने घूमने-फिरने का। अगर आप वैसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही कोशिश करूँ चाहता हूँ कि क्लासेस आप लोग डिसकंटिन्यू मत कीजिए और क्लासेस को चलने दीजिए, ठीक है? एक बारी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग अच्छे तरीके से फ्री हो जाएँगे। जहाँ कहीं पे घूमने जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी तो आपकी पूरी जाएगी क्लासेस में, ठीक है? तो इतना वो तो टेस्ट जो बायोकेमिस्ट्री में होने वाला है वो कब है? मतलब एक्चुअली मेरा प्लान है का, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, मैं समझ रहा था, इसीलिए मैंने ये पूछा कि मतलब क्या आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है कि सर गर्मी की छुट्टी हो रही है तो 10-5 दिन के लिए क्लासेस को ब्रेक कर दीजिए, हम लोग कहीं आप लोगों का कहीं प्लान है जाने-वाने का? अगर ऐसा कुछ हो, सब लोगों का मेजॉरिटी हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए कुछ प्लान कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे 1 आध 2 लोगों का हो तो कोई सर प्रॉब्लम। सर हम सारी लड़ सर मोस्टली हम लोग जो होते हैं, जो फीमेल्स हैं, मैरिड हैं, वो मोस्टली फिर हाँ थोड़ा तो होता ही है, 3-4 दिन, 1 हफ्ते का थोड़ा सा। तो आप देखिए, ये चीज़ मैंने सोच समझ के ही बोला हुआ है, ये आप लोग डिसाइड कर लेना। अगर ऐसा तो नहीं होगा कि सब लोगों का एक टाइम पे ही जाने का प्लान हो, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है ना? और तो अगर क्लासेस कंटिन्यू होंगी तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ आप लोगों का साल भर की गर्मी की छुट्टी आती है और उस गर्मी की छुट्टी में आप लोगों को 10-5 दिन के लिए कहीं जाना होता है, तो ऐसा अगर कुछ टाइमिंग होगा तो आप लोग बता देना कि हाँ सर, इस टाइमिंग पे आप 1 हफ्ते के लिए या 5 डेज के लिए क्लासेस बंद कर दीजिए, हम लोग घूम फिर करके आएंगे, फिर क्लासेस होंगी। और अगर नहीं है ऐसा तो कंटिन्यू चलने दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में भी डिस्कस आप लोग कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे आंसर कीजिए, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा हाँ कि क्या कैसा सीन है। अगर मोस्ट प्रोबेबली देखिए मतलब मई से स्कूल बंद होता है और जून तक बंद रहेगा, ठीक है? जून में 24 या 20 तक। तो इसी बीच में सब लोग कोई प्लान करता है, जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाते हैं बच्चों को लेकर के इस तरीके से। तो अगर इस बीच में अगर आप लोगों का कहीं प्लान अगर कुछ हो तो आप लोग बता देना, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हफ्ते भर के लिए या 5 डेज के लिए क्लासेस ऑफ हो जाएंगी, और नहीं तो फिर कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? यस सर। चलिए, ओके, सो गुड नाइट टू ऑल। अपना सर वो टेस्ट बता तो दीजिए, टेस्ट आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आपकी, मतलब कौन सा बायोकेमिस्ट्री का? टेस्ट? बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री का फुल वाला। जी मतलब अभी मुझे फिलहाल इस वीक में तो पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, थोड़ा उसके लिए टाइम चाहिए मुझे। और यस। ढंग से पेपर बनाएंगे अच्छा। तब जाकर टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट का कुछ मायने होगा। तो सर अभी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि हाँ अभी मैं लेने वाला हूँ, अभी तो वीकली जो चल रहा है आपका चलने दीजिए। ओके सर। सर संडे वाला जो टेस्ट था उसमें 3-4 क्वेश्चन था जो थोड़ा डिस्कशन चाहिए था, वो करना था। हाँ, इसके लिए भी अभी आपने सही सवाल पूछ दिया, मुझे याद भी आ गया कि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है मैं उसको शेयर कर दूं, या फिर आप लोगों को लाइव डिस्कशन क्लास चाहिए उसके लिए, पेपर को डिस्कस करने के लिए? सर पहले शेयर कर दीजिए, वी विल सी कि अगर कुछ उसके बाद जरूरी है तो फिर डिस्कशन कर लेंगे, पहले वीडियो मतलब देख लेते हैं उसमें पूरा। भी टाइम जाएगा एक दिन का। अच्छा चलिए, ओके, कोई नहीं। मतलब सर जैसे कल मॉर्निंग सर शेयर कर आप देते लोग तो। बताइए, लिसन लिसन, आप लोग बताइए कि आप लोगों को बेहतर किस में है। लाइव क्लासेस डिस्कस होने में हो तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिस्कस कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वैसे चल मतलब कंप्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपको सही चीजें मिलनी चाहिए और आपका वो सर पूरा जैसे राइट है। टाइम वेस्ट होगा ना सर, तो पहले वीडियो मिल जाएगा, अगर वीडियो से हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे फिर। हाँ ओके, सर, पहले रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिए, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन कहीं फिर भी अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रहा तो हम लोग पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, ठीक है फिर। सर और ओके उसके सर। पहले वाला वीडियो जो नहीं आ पाया था, एक वीडियो सिर्फ नहीं गया है, मतलब मॉलिक्यूलर हाँ बायोलॉजी। सर उसके लास्ट वाला जो टॉपिक था ना उसमें थोड़ा डाउट है, तो उसके लिए वो सर चाहिए था। सर एंजाइम इनिवेटर वाला वीडियो भी नहीं आया था सर। नहीं, वो वीडियो तो अपलोड किया था मैंने। नहीं सर, एंजाइम इनिवेटर वाला वो हो गया था कि रिकॉर्डिंग वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुआ था, तो वो वाला वीडियो नहीं आया था। अच्छा, ओके, मैं नोट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कब पॉसिबिलिटी बनती है दोबारा रिकॉर्ड कर देने की। ठीक है।
चलिए, ओके ओके सर, गुड ओके नाइट। सर, ओके ओके गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट।